4 आदमी इस देश में और 4 गुजरात के हैं। 2 बेचे हैं और 2 खरीदे हैं। एच कैरन की है, यूबीएक शाह की कंपनी है, अभी अमित शाह की कंपनी है। आज हैरानी की बात है कि पुलिस के अधिकारी पत्थर फेंक रहे हैं पब्लिक के ऊपर, नहीं हत्थे पब्लिक के ऊपर। आपको मुख्यमंत्री कोई डांगर चरान खतर थोड़े बना रखे है। आप कानून बनाने के लिए हो, आप विधानसभा में कानून बनाओ। आप लोग भी मानते हो कि एक सीएम एक सुपर सीएम? नहीं, सीएम तो है ही नहीं, हमारे पास कोई सीएम नहीं। ये तो एक कुर्सी पे पार्ट टाइम आदमी को बिठाया हुआ है जो 24 घंटे में से 18 घंटे पंजाब रहते हैं। एक विशेष वर्ग को भी टारगेट किया गया, तो उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। उन्होंने सफाई दी कि मैं भी जाटों की बेटी हूँ। अर्चना गुप्ता जी को नहीं पता जो सुबह शाम जो सरकारी रोटियां खा रही हैं उसको उगाने का काम कौन करता है, वो विशेष वर्ग ही करते हैं। अब तो रामपाल महाराज भी ढूंढे ठारे जी। रामपाल महाराज जी अगर ये पाइपलाइन और ये बीटी वगैरह ना देते, मोटर्स वगैरह, तो पानी हमारा नहीं निकलना था। सरकार के बस की बात नहीं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। विधायक जी, आईएमटी वगैरह बन गई क्या? जो उपचुनाव में घोषणा हुई थी, मैं वही था। अरे ये झूठे हैं, किसकी आईएमटी बनाओ दे। कि सारा दिन कहते हो हुड्डा सरकार में ये हुआ, पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, ये चलता था, वो चलता था, कांग्रेस जिम्मेदार है, भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार है। तो फिर केस दर्ज करके कार्रवाई करो ना, तुम्हारे अंदर दम है तो। आप लोग जैसे टी शर्ट डालते हो, कोई भी स्वेटर डालते हो, बड़ी चर्चा होती है पूरे हरियाणा में। मतलब पूरी सलाह करके डालते हो कि आज शोरूम से इकट्ठे जाते हो आप लोग शॉपिंग करने के लिए। अरे एक और बात है हमारी सारे भाइयों की, हमारे पास जब से हल्के के लोग आए हैं ना काम गए, हमारा एक रूल है, हम किसी को भी ये नहीं कहते हमारी सरकार नहीं मारे भी होगा। हम ये कहते लड़ाई लड़ाएंगे भाई, सरकारी की क्या हिम्मत कामना करेगा, करावांगे 2 दिन आगे 5 सोच के, लेकिन बहाना नहीं बनावांगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। आज पहली बार मेरे साथ 3 कांग्रेस विधायक एक साथ बैठे हैं। युवा विधायक हैं और बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। आप इनको देखते रहते होंगे, 2 किसी काम से जा रहे हैं, तो 3 ही आज मेरे पास है। तो मेरे साथ जस्सी पेटवार जी हैं, नानौन से विधायक हैं, बलराम डांगी जी हैं जो महम से विधायक हैं, और इंदुराज उर्फ भालू जो बड़ौदा से विधायक हैं। जी स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे हो जी? आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है? हांसी जब से जिला बना है कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ देखिए, हिसार ज़िला हो या समस्त आसपास का इलाका हो, जींद की बात कर लें हम, चाहे उधर भिवानी की बात कर लें, इधर हिसार की बात कर लें, वैसे तो हरियाणा की धरती ही एक क्रांतिकारी धरती है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ हो। उन लोगों का डीएनए अलग ही होता है। जी। और लेकिन ये है कि जब से ज़िला बना है कुछ, क्योंकि अब ये केवल हांसी तक भी मैं कहूँगा कि सीमित नहीं रहा। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, जहाँ जंतर मंतर की बात कर लीजिए, जहाँ बिहार की बात कर लीजिए, आज झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट का समापन हुआ है जीत के साथ। तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल हो गया है, क्योंकि लोग सच मायने में ये है कि लोग जो धर्म और जात पात की राजनीति का जो जहर बीजेपी ने बांटा था, लोग उसे ऊब चुके हैं। आज का युवा रोजगार चाहता है, आज का युवा जवाबदेही चाहता है, आज का युवा सरकार से मांग करता है कि उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। धर्म से, जात पात से किसी का पेट नहीं भरता, किसी का विकास नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आज युवा इस देश का जाग चुका है और इस देश के युवा ने ये दिखा दिया कि जनता सर्वोपरि है। जितने भी तानाशाह कितने बड़े बड़े तानाशाह जिनका हिटलर जैसे लोग हुए, जिन्होंने एक तानाशाही की, तानाशाह के रूप में जिनको जाना जाता है, उनका भी अंत जनता के हाथों हुआ। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण, इसलिए आज देश की जनता और देश का युवा जाग चुका है। जी, तो साथ में ट्रोलिंग की बड़ी बात आती है। जब भी जस्सी का नाम आता है, जैसे कोई भी वीडियो डालता है, पोस्ट डालता है, तो बड़ी ट्रोलिंग करते हैं। तो कौन है ये ट्रोलिंग करने वाले लोग? मैं ईमानदारी से कहूँ तो देखिए, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने जी तोड़ मेहनत की, तो मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब पार्टी की तरफ से मुझे टिकट दिया, तो उस समय एक चीज़ थी कि लोगों में ये था कि भाई एक आम परिवार से लड़का है, इसको विधानसभा भेजना चाहिए। जो बड़े राजघराने थे उन लोगों को
तब तक ये उम्मीद नहीं थी कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिलेगी या वो विधानसभा पहुंचेगा। जब टिकट मिली तो जाहिर सी बात है, जब आम घरों से विधायक बनने लग जाएंगे तो बड़े घरानों को बड़ी तकलीफ़ होगी, दिक्कतें आएंगी। उन बड़े घरानों को ये तकलीफ़ हुई, और जो उनके अंधभक्त हैं, जो मानसिक गुलाम बन चुके हैं, मैं कहता हूँ कि किसी भी पार्टी का मानसिक गुलाम नहीं बनना चाहिए। आपको मानसिक गुलाम नहीं, आपको कार्यकर्ता बनना चाहिए। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो सकता है, छोटी से छोटी पार्टी का, बड़ी से बड़ी पार्टी का, या एक व्यक्ति का कार्यकर्ता भी बना जा सकता है, लेकिन मानसिक गुलाम नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग मानसिक गुलाम हैं जो उन घरानों के इशारों के ऊपर विरोध करने का काम करते हैं कि भाई ये किसान के, मजदूर के बेटे भी विधानसभा में बोलने लग गए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कुछ पार्टियां हैं, एक दो अब तो ख़त्म होगी, वो सहन नहीं कर पाते। जी विधायक जी, आप तो एक रुतबा रहा है आपके परिवार का, लेकिन अब पीछे देख रहे हैं कि धमकियों का सिलसिला चल रहा है, तो वजह क्या है? महम के विधायक को धमकी भरी कॉल और फायरिंग हो जाती है, क्या चल रहा है, क्या मानते हो आप? देखिए पंडित जी, इसमें आज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। और मैं तो अपने हरियाणा की बात करें तो आए दिन किसी न किसी को धमकियाँ, कहीं मर्डर, कहीं और लूटपाट, इतना बुरा हाल हो चुका है हरियाणा की कानून व्यवस्था का। तो मेरे भी ऑफिस में करीबन 2 महीने पहले ऐसे ही रात को फायर करके गए, और साथ में उसके 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को धमकी भी आई फ़ोन पे कि भाई अभी तक तो ये अपने ऑफिस पे शीशों पे गोलियां चलाई हैं, अब की बार 5 करोड़ तैयार कर ले, नहीं तो अब की बार सीधे तेरे छाती पे गोली मारेंगे हम। तो मैंने भी सारा उस हिसाब से, सारे ये भाई हैं, मेरी पार्टी बिल्कुल साथ इसमें खड़े होके, हम नायब सिंह सैनी जी से भी मिले, सारों ने इस बात को रखा यहाँ पे भी कि कानून व्यवस्था के बारे में पूरे हरियाणा में बहुत बुरा हाल है, इसको सुधार किया जाए। तो अब देखो, सरकार ने सिक्योरिटी वो दे रखी है, तो अब वो आगे सरकार ने कार्रवाई भी की, एसपी ने भी कार्रवाई की उसमें, फिर वो 4-5 जनों को उन्होंने पकड़ा भी है। लेकिन वो जो गैंग है, वो जो लड़का मेन जिसका वो उसमें जिक्रा था, छोटा सामनिया, वो मेरे ही हल्के में गांव है, मेरा सामन गांव, उसी गांव का रहने वाला है। और उसके पीछे 15-20 केस तो मेरे हल्के में ही ऐसे उसने इस लूटपाट के, डकैती के, कोई 2-3 मर्डर भी उसने कर रखे हैं, और बाहर भी उसके ऊपर टोटल लगभग 30-32 ऐसे मुकदमे हैं। वो अभी भी फरार है नहीं, यहाँ पे पुलिस के हत्या भी चढ़ा नहीं है वो। लेकिन बड़ी बात ये है विधायक जी, एक जनप्रतिनिधि को ही धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? सीएम साहब ने क्या कहा फिर इसको लेकर? चलो, जनप्रतिनिधि भी आम आदमी से, हम भी आम आदमी से ही निकल के आते हैं भाई साहब। ठीक है, एक लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करके, हमारे ऊपर एक भरोसा करके हमारे को अपना आगे नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, हमारे तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारी एक कैपेसिटी भी है कि भाई 8-10 जने हम अपने साथ लेकर चलते भी हैं, और सरकार ने भी दे दिए। लेकिन आम आदमी बेचारा कितना क्या करेगा, उसकी इतनी वो है ही नहीं, फाइनेंशियली भी वो बेचारा बहुत वो होते हैं। तो मतलब कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हम मिले सारे, करीबन 15 एमएलएज का एक समूह मिला था, उसमें अपने डेलीगेशन सीएम साहब से, तो उनको हमने सारी बातें रखी, पूरा उसमें पूरे अपने हरियाणा के कानून व्यवस्था के बारे में बात की, नॉट अकेले मेरे बारे में, लेकिन पूरे हरियाणा के बारे में हमने सभी ने डिस्कस किया, और उनसे मांग की कि कोई भी ऐसी अगर कोई हरकत आती है बदमाश, तो उनका एनकाउंटर करके उसको सबक सिखाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में और आम आदमी है या जो कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार हैं, वो बेचारे अपना अच्छी तरीके से अपना काम धंधा कर सकें। जी शरीफ विधायक का टैग भालू जी पे है, भालू बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बोल सके, खूब बोल सके। क्योंकि ऑब्जेक्शन हो गया था कि भालू नहीं, वो जो ऑब्जेक्शन की बात थी, वो विधानसभा का प्रोटोकॉल की बात थी। अगर वो मैंने वहाँ भी कह दी थी, अब भी कह रहा हूँ, मैं भालू था, हूँ और रहूँगा। विधानसभा में प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए हमारे आदरणीय जो छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि आप विधानसभा है, विधानसभा में तो कम से कम आप प्रोटोकॉल में बात करो। जी, तो बिल्कुल तीनों युवा विधायक हैं, तो क्या कुछ सोच रख रहे हैं, क्योंकि भविष्य क्या है हरियाणा का, कैसे आप लेके चल रहे हैं सर? देखिए, हम तीनों युवा विधायक हैं, भाई भी हैं और साथी भी हैं।
हमारी एक ही सोच है कि हरियाणा प्रदेश में कैसे बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त हो, हरियाणा प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, हरियाणा प्रदेश में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। और यही हमारी सोच है। इसी सोच के लेके हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपने जब भी विधानसभा का सत्र हो, आपने देखा होगा, लगभग 2 साल हो गए हमने बने, जब भी विधानसभा का सत्र होता तो हमारी सारे युवा साथियों की एक मजबूत आवाज़ यही उठाते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे विकास हो। हम यही लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और ये करते भी रहेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा एक सपना भी है, मकसद भी है, और हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। जी, तो बिल्कुल विधायक जी, एक मुहिम चली हुई है, कोई बात नहीं, मैं ये माइक यूज कर लूँगा। एक मुहिम चली हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे ही छात्र आंदोलन छेड़ा था और उसके बाद जीत के बाद मुहिम है कि स्कूल को बचाओ अब। तो आप लोग जैसे कुछ सोचा है कि अपनी विधानसभा में हर सप्ताह या फिर 15 दिन में कम से कम 1-2 स्कूल में बिना बताए वहाँ पे जाके चेक करें? हम गए भी हैं। मैं 2 स्कूल का दौरा मैंने किया भी था पहले, मेरी विधानसभा में एमएलए बनने के बाद। लेकिन जैसे कि आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 80 साल आज़ादी को हो गए हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में बैठने तक के लिए बेंच नहीं है, तो समझ नहीं आता कि ये कौन सी आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इससे ये एक चीज़ है कि जब एक बच्चों को बैठने के लिए एक बेंच तक नहीं मिलता, तो जो ये सरकार, जो एक कांग्रेस ने जो एक ढांचा बनाया था, जहाँ गांव-गांव स्कूल खोले, प्राइमरी विंग अलग, मिडिल स्कूल अलग, हाई स्कूल अलग खोले, गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग स्कूल खोलने का काम किया। उसके बाद इसरो बनाया, एम्स बनाए, आईआईटी बनाई, आईएमटी बने, पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने वो बनाया। एक ऐसे अंग्रेज़ों से लूटे पीटे देश को, जो एक लूटा पिटा हुआ देश था, जो एक ढांचा केवल एक नामात्र था, कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस देश के बहादुर जनता के साथ मिलकर के जो बनाया, वो 12 साल में इन लोगों ने जात पात और धर्म के ठेकेदारों ने उसको ख़त्म कर दिया। ना शिक्षा का स्तर बचा। आज स्कूल में जाओगे आप, मास्टर नहीं मिलेंगे। आज मेरी विधानसभा का गांव खेड़ी लोचब है, 150 बच्चे हैं, एक अध्यापक है। क्या भविष्य बनेगा? क्या स्कूल चलेगा? इतने बुरे हालात हैं, इतने ख़राब हालात हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि सरकार जो है वो एक ईमानदारी से काम कर रही है? और स्कूल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो स्कूलों का स्तर इतना ख़राब हो चुका है। बेंच का मैंने आपको बताया, अध्यापकों का मैंने आपको बताया। आज एक केवल एक ये जो स्कूल है, ये जो सरकार है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि ये पीएम श्री स्कूल होंगे, अंदर कुछ नहीं बदला। ना बिल्डिंग बनी है, ना वहाँ पानी का, पीने का पानी का प्रबंध है, ना अच्छे टॉयलेट्स हैं जो सेपरेट हों बॉयज़ गर्ल्स के। तो सेम के सेम हालात बने हुए हैं जो पिछले 12 साल से सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शिक्षा की तरफ ना किसी को देखा, ना कुछ उसमें सुधार करने का काम किया। अभी हम कल एक मीटिंग में बैठे थे, उसमें एजुकेशन की हमारी कमेटी होती विधानसभा की, मैं बलराम जी भी साथ थे, देवेंद्र हंस जी भी साथ थे। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आया हुआ था। तो जब चर्चा हुई तो ऐसे ऐसे स्कूल निकल के आए कि 2-2, 3-3 साल से बच्चे धूप में बैठे हैं, बिल्डिंग नहीं है, 2-2 साल से, 3-3 साल से। और जहां प्रदेश के 25% से ज़्यादा स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और बच्चे उन छतों के नीचे बैठे हैं। तो हालात बेहद ख़राब हैं। इन हालातों से निपटने के लिए एक बार फिर से लोगों को कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा। एक बार फिर लोगों को विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुनना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ से एजुकेशन सिस्टम को स्थापित किया था जहाँ से अंग्रेज़ों के टाइम में शिक्षा प्राप्त करना भी अपराध था। वहाँ से लेकर के कांग्रेस ने गांव-गांव स्कूल खोलने का काम किया, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल बनाने का काम किया, अध्यापक हर स्कूल में अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करने का काम किया, पक्की भर्तियां करने का काम किया। इनकी तरह कच्चे कर्मचारियों को या कौशल के जरिए किसी को भर्ती नहीं किया। पक्की भर्तियां करके एक शिक्षा का एक अच्छा ढांचा बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। जी,
विधायक जी, क्या कुछ आप समस्या मानते हैं? जैसे महम की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में क्या है, लग रही है आपको? महम की देखो, पिछले 12 साल में मतलब आप देखोगे कि समय के साथ मांगे बढ़ती चली जाती हैं। जब कांग्रेस पार्टी का राज था, हमने 90-95% तो सारी हमारी गांव की गलियां पक्की करवा दी थी भाई साहब। मॉडल स्कूल, सारे सचिवालय वगैरह और स्टेडियम वगैरह। अब आपको बताऊं, हमारा एक साई सेंटर वहाँ पे खोला था कांग्रेस पार्टी ने। पूरी बिल्डिंग बना के वो तैयार कर रखी है करोड़ों रुपए की लागत से। लेकिन जब ये 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद वो आज बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। वहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल इतना बुरा हाल हो चुका है उसका हमारा स्टेडियम। अदरवाइज़ साई का सेंटर आना, एक हमारा छोटा सा ही कस्बा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले जब हमारा अपना राज था कांग्रेस पार्टी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी मेहनत करके वहाँ पे आसपास के हमारे ये इलाका है एक बैनी बैरो, और वहाँ पे एयरपोर्ट लाने के लिए उन्होंने बड़ी पुरजोर कोशिश की और उसमें वो सफल भी हो गए थे। सारा सब कुछ उसका पैमाइश वगैरह सारा, मतलब ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था कांग्रेस पार्टी वो अपना ऊपर से, ये भी जो ये होता है अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी से। लेकिन इन बिटवीन वो सरकार बदल गई और उसको जेवर लेके चले गए। अरे यार, आप ले जाओ जेवर में बना लो, हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये यहाँ के भी उस टाइम पे तो 10 के 10 नो एमपी दे रखे थे। किसी ने कोई आवाज़ लोकसभा में या राज्यसभा में किसी ने नहीं उठाई कि भाई हमारे हरियाणा वाले को क्यों ख़त्म कर रहे हो, उसको तो वहीं पे बनाओ। बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बाद आज मैं अपने महम शहर का ही वो करूं, वो महम के बस अड्डे का इतना बुरा हाल है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। एक वो पाइपलाइन दबा दी है, 1 साल हो गया, उसके बाद उसको कोई रिपेयर नहीं, कोई और बात नहीं। सेक्टर रिहायशी सेक्टर, अब इन्होंने ई पोर्टल पे ऑफ़र किया है कि भाई हम ऐसे 1200 एकड़ ज़मीन वो करेंगे। भाई आप ऐसे कैसे होगा? कौन किसान ऐसे देगा? भाई आज मैं इतने में देगा राजू, आप एक्वायर करो रिहायशी सेक्टर के लिए, आप एक्वायर करो ज़मीन को जैसे पहले होती थी, उस हिसाब से आप रिक्वायर करो ताकि वहाँ पे एक बढ़िया सेक्टर डेवलप हो सके। अब जैसे खेतों में पानी की समस्या, भाई साहब कांग्रेस पार्टी का राज था, महीने में 2 हफ्ते नहर चलती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसान को ये पता था कि भाई आज नहर आएगी, आज मेरा वार है, और वो अच्छी तरह उस हिसाब से अपने खेतों की सिंचाई करता था। आज 45 दिन में, पता नहीं 50 दिन में नहर आती है, वो भी कभी 2 दिन कभी 4 दिन। कई किसान तो ऐसे हैं जिनको कई महीने हो जाते हैं उनको पानी दिए हुए, सिंचाई किए हुए। और फिर फ्लडेड वाटर वाली बात देखो आप। अब जैसे पिछले साल हमारे उसमें जस्सी भाई वाले भी, नानोंद में भी हल्के में भी, और मेरे उसमें भी हल्के में बहुत बुरा हाल हुआ। अब बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी, उससे इतना मतलब बिल्कुल एक फ्लड का काम हो गया। हम डिमांड करके आए सैनी साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे को एक यहाँ पे ड्रेन बना के दे दो इस इलाके में। पहले कभी पानी खड़ा नहीं होता था, लेकिन अब हर बार यहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पे एक ड्रेन बना के दो जो ओपन में पानी को लेके जाए। सैनी साहब का सीधा सीधा ये जवाब था सीएम साहब का कि भाई ज़मीन तो हम ऐसे एक्वायर नहीं करेंगे, आप किसानों से ज़मीन दिलवा दो। किसान ऐसे कौन ज़मीन देगा? 1-1, 2-2 एकड़ के ज़मींदार हैं, अगर वही उनकी ऐसे चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इतना बुरा हाल है। फिर उन्होंने एक वो अभी आपने ये उन्होंने पाइपलाइन दबाई नीचे, वो अभी थोड़ी सी ये बारिश हुई थी, उसी में वो डैमेज होगी। जो उनका नक्शा था, पैरामीटर्स थे, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया ही नहीं। अब नीचे स्लैब लगता है 1 फुट बाई 3 फुट का, वो स्लैब लगता है, उसके ऊपर वो हमारे वो पाइप रखे जाते हैं बड़े बड़े, और उसको चारों तरफ से कवर कराया जाता है, लेकिन वो भी नहीं। इतना गोलमाल उसमें हुआ इस सरकार में। आज वो सारी वो पाइपलाइन सारी बैक मार रही हैं, बल्कि मेरे को किसानों ने बताया, और मैंने भी देखी, मेरे पास वीडियो भी हैं। तो अभी विधानसभा हमारा 70 शुरू होगा, उसमें उठाए भी गए। तो मतलब एक इतना आज हर एक आदमी परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, विद्यार्थी परेशान, आम आदमी परेशान है। तो मतलब बहुत बुरा हाल है। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, इन्होंने जाति पाति और धर्म के नाम पर जो ये अपना वो करते हैं। भाई आप मनाओ, लेकिन लोगों के काम भी तो करो। आप ये मनाओ, जयंतियाँ मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
आज वो जयंती मना रहे हैं, आज हम उसकी जयंती मना रहे हैं, मनाओ, उससे किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोगों के काम भी तो करो। एक सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर आप अगर वोट लेना चाहोगे तो लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? तो मतलब बहुत बुरा हाल है। अब सारे ये कांग्रेस पार्टी ने भी अब सारा में एक मुहिम सारे चालू करेंगे, पूरे उसमें जन जन तक जाके और उन लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आने वाले टाइम में हमारे कांग्रेस पार्टी का राज बने। और उसी हिसाब से फिर सारे जैसे 2014 तक जो काम हुए, मैं अपने हल्के की बात करूं, 2014 तक मेरा हल्का इतना खुशहाल हो गया था। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, पिताजी आनंद सिंह डांगी जी एमएलए थे, वो एमपी थे, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने, लोगों ने जो मांग कही वो मांग पूरी हो गई थी लोगों की। अब तो रामपाल महाराज भी ढूंढे ठारे जी। चलो रामपाल महाराज ठीक है, लोग उनके पास जाते हैं, जो डिमांड करते हैं वो देते हैं, अच्छी बात है। सरकार से ज्यादा ही काम कर रहे हैं अभी सरकार का मैं आपको बताऊं, सरकार अगर रामपाल महाराज जी, देखो इसमें कोई कहने में कोई वो नहीं है, रामपाल महाराज जी अगर ये पाइपलाइन और ये बीटी वगैरह ना देते, मोटर्स वगैरह, तो पानी हमारा नहीं निकलना था। सरकार के बस की बात नहीं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये उन्होंने ठीक है धर्म का काम किया, अच्छा काम किया, इस बात के लिए मैं भी उनका धन्यवाद भी करके आया हूँ कि मेरे हल्के में जो आपने वो किया काम। जी विधायक जी, आईएमटी वगैरह बन गई क्या, जो उपचुनाव में घोषणा हुई थी? मैं वही था। अरे ये झूठे हैं, किसकी आईएमटी बनाओ दे? इनने जो भी बात करी आज तक, चाहे हल्का बड़ौदा हो चाहे हरियाणा प्रदेश हो, इनने जो बात करी आज तक एक भी बात पूरी नहीं। आपने हल्का बड़ौदा की आईएमटी का जिक्र कराया, आईएमटी की दिन स्कूल बंद कर दिए, ना आईएमटी ना स्कूल ना कोई कॉलेज। इतनी झूठी सरकार और पार्टियाँ है। ये बजट जब सत्र था, जब मैंने कई बार कॉलेज, तो भैंसवाड़ का कॉलेज की बात थी चाहे बड़ौदा के कॉलेज की बात थी, उसमें यह कहा गया कि हमने बजट दे दिया और 6 महीने में 1 साल में हम इसको तैयार कर देंगे। आज तक उनका ना कितने नाम है ना कितने काम है, इन पर कोई तसल्ली नहीं, कोई इनका भरोसा नहीं। और इन्हें जो भी बात करी, हल्का बड़ौदा में राइस मिल की भी कहें थी, राइस मिल की का वो भी नहीं बनया। इन्हें तो बात वह भी की थी, वह जनता पटाना जो हमारी एक संस्था है उसका नाम पर, तो इन्होंने वहाँ जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो खुद उस संस्था में गई और उन्हें सारे जो वहाँ नौकरी करे थे, जितने शिक्षा बच्चे थे जितने, सब इकट्ठे करके घोषणा करी थी कि भाई था मैं जनता पटाना को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उसका नाम पर वोट ली और फिर भी नहीं बनाई। फिर 2024 में फिर उड़े कई तरह के अधिकारी भेजे, एसीएस के लेवल के भी अधिकारी भेजे, कई मुख्यमंत्री के ओएसडी भेजे गए। उस 24 में भी उसका फायदा उठाने की सोची, लेकिन बनाया कुछ नहीं। बिला ढाक के 3 पात, जो अपना कहावत है, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे मेरे दोनों भाइयों ने बताई ना, ये जाति की धर्म की राजनीति करे हैं। और हरियाणा प्रदेश में देख इन्हें दिमाग फिक्स कर लिया कि हरियाणा प्रदेश में ना कोई शिक्षा हो, ना कोई खेल हो, ना कोई विकास हो। हरियाणा प्रदेश को युवा के मजदूर बनाना चाहे। ये तो चाहे कि भाई अडानी अंबानी का मजदूरी करें, को चौकीदारा करेगा, को उसके बोरी ढोवेगा, को उसका बोझा ढोवेगा। इन सब के में ठप करके इनका एक मकसद है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, अडानी अंबानी के मजदूर पैदा ही न करने हैं। आप इसकी तो बहुत दिन पहले जो एक बार वो प्रभारी था अपना रोहतक का पूर्व सांसद है जो बीजेपी का नीचे कद का, उसने कहा था कि हम जो 4 साल की जो करी थी ना सेना अग्निवीर, उन्होंने कहा था कि हम अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों के लिए तैयार करेंगे, हम ऐसे नौजवान तैयार करेंगे। उन्होंने जो उसने कही थी उन अग्निवीर लेकर आ गई। वो क्या था जो उसने की वो सत्य होया, वो अडानी अंबानी के अग्निवीर तैयार करने लग रहे हैं। इनने कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे किसान वर्ग था, चाहे शिक्षा का बच्चों की बात थी, चाहे व्यापारी था, चाहे कोई भी था। इन्होंने एक वो सच्चाई भी है कि 4 आदमी इस देश में, और 4 गुजरात के हैं, 2 बेचे हैं और 2 खरीदे हैं। इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया, इन्हें छोड़ा के। और गुजराती
बेशक कोई नाराज हो, मैं सच्चाई कहूँगा, हमारे बड्डे बूढ़े बेकार देर आज कितने और भी पूछ लियो, नुगारा गुजराती तो व्यापारी है भाई, यार व्यापार करण, राजकारण नहीं आई, इन इस देश तो कोई मतलब नहीं है, अगर इनका मतलब है तो देश तो लुटन का है। ये इस प्रदेश और देश के बहुत बुरे हालात ने कर दिए। जो HKRN है ना, काले को पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस के सारे लीडर, चाहे प्रभारी प्रधान, चाहे भाई दीपेंद्र हुड्डा, सब के नेतृत्व में HKRN के खिलाफ कल धरना हमारा, उसका टेंट पाट दिया। HKRN की है, UBX शाह की कंपनी है, अभी अमित शाह की कंपनी है या प्राइवेट टेंडर है यू। इसके खिलाफ जब हमने चाहे चुनाव था, जब हमारे घोषणा पत्र में एक बात थी, भाई हम HKRN को बंद करेंगे और सरकारी पक्की परमानेंट नौकरी लावांगे, इन बीजेपी ने उल्टा चला दिया। अब कांग्रेस की सरकार आ गई ने HKRN सारे हटावेंगे। हमारी ये बात थी भाई, जो HKRN में पहले लाग रहे उन परमानेंट पक्के करांगे और आने वाला टाइम HKRN में नौकरी की भर्ती नहीं करांगे, हम पक्की भर्ती करांगे। लेकिन इतना ढकोसलेबाज, इतने झूठे, इन उल्टी चलाई बा। और आज जब वो कल प्रदर्शन की बात है तो हमारा जो स्टेज टेंट वेंट था वो पाट दिया, लेकिन हम डरने वाले नहीं। कल कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों के साथ वहाँ प्रदर्शन भी करेंगे और HKRN के जो कार्यालय है इसका परमानेंट ताला लगाने का काम कराएंगे। जी विधायक जी कुछ कह रहे थे IMT को लेकर शायद कर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं पिछले 2 बजट सेशन से लगातार, मेरे मोखरा गांव में बहुत बड़ा गांव है, मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ की हमारी बहन बेटी साक्षी मलिक जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, 2017 में उनके नाम से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम पे, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक स्टेडियम की घोषणा करी थी और उसका काम शुरू हुआ था। वो काम आज सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल तक है, बाकी सारे सरिये यूँ के यूँ खड़े हैं। मैंने पिछले सेशन में भी क्वेश्चन लगा के उनसे पूछा क्या दिक्कत है, काम कब तक पूरा होगा। उस टाइम पे भी ये था कि वहाँ से नीचे से एस्टीमेट आया हुआ है और हम विचाराधीन हैं। और अब जो पीछे बजट सेशन था, जो हमारा 26 में जो बजट सेशन था, उसमें भी मैंने वही क्वेश्चन लगाया, मैं क्या दिक्कत है, क्या बात है, वो क्यों नहीं कर रहे और कब तक कर दोगे। उसका भी सेम आंसर विचाराधीन है। और हमारे वहीं पे एक संस्कृति स्कूल है मोखरा का, बड़म्बा के स्कूल है, अधूरे पड़े, 5-5, 6-6 साल हो गए उनको, कोई काम नहीं, मतलब वैसे के वैसे पड़े हैं, ठेकेदार छोड़ के भाग गए उनको। लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। कांग्रेस का राज था, कोई भी आदमी कहीं भी किसी प्रकार की, मान लो आज जैसे ये धरने प्रदर्शन होते हैं, कांग्रेस के टाइम पे अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया तो दूसरे तीसरे दिन से ज़्यादा कभी भी उसको बैठने नहीं दिया गया। कोई भी सरकार का नुमाइंदा जाके उससे पूछते भाई बात क्या है, आप अपनी समस्या बताओ, समस्या पूछ के उसकी समस्या का हल करते थे। तो मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ये तो मेरे को याद आ गए बस, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत से हमारे उसमें स्टेडियम इतने बनाए। विधायक जी आप बड़ा जो हल्का है ना उस साइड का तो बड़ा बढ़िया है, जैसे टी पॉइंट का था, टी लगना फिर उखड़ना, आप काफ़ी बार गए, सभी विधायक वहाँ पे गए, और उसके बाद अब जीवन हत्याकांड था, उसके बाद पत्थरबाजी हुई और खुद SP भी आप देख रहे थे कि पत्थर उठा रहे थे, तो क्या मान रहे हो, कैसे चल रहा है? देखिए, जो एक गृह मंत्री का एक दायित्व होता है प्रदेश की और देश की सुरक्षा को संभालने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, तो यहाँ के तो जो मुख्यमंत्री हैं वही गृह मंत्री हैं। आज हैरानी की बात है कि पुलिस के अधिकारी पत्थर फेंक रहे हैं पब्लिक के ऊपर, निहत्थे पब्लिक के ऊपर। पत्रकारों की चैन तोड़ ली गई। हमारे एक पत्रकार हैं मनिक जागलान, वो एक बड़े अच्छे और बड़ा मेहनती पत्रकार है, उसकी चैन तोड़ ली गई, उसके साथ मारपीट की गई। और इसके अलावा भी ऐसी धाराएं लगाई गई निहत्थे लोगों के ऊपर से पुलिस लाठियां मार रही है, पत्थर बरसा रही है, उसके बावजूद निहत्थे लोगों के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जा रही हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो। और इस देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा।
आज जीवन कुंडू हत्याकांड को ले लीजिए। अभी विधायक जी बलराम दांगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहले जब भी कोई हड़ताल होती थी, जब भी कोई प्रदर्शन होता था, जब भी कोई धरना होता था, तो पहले की सरकारों में सुनवाई होती थी। पहले की सरकारों में एक जिम्मेवारी होती थी, एक जवाबदेही होती थी। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, एक भी उनके जीवन काल में एक भी किसान आंदोलन, 10 साल में उनके काल में एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। एक मैयड़ में एक आपसी टकराव हुआ। एक एसपी ने, जब जाट आंदोलन के नाम पे लोग इकट्ठा हुए, एक एसपी ने हमारे एक शहीद सुनील शोराण के ऊपर उसके ऊपर वो किया, गोली चलाने का काम किया, जिसमें उसको शहादत देनी पड़ी सुनील को। तभी हुड्डा साहब ने वहाँ के नुमाइंदे भेजे और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी, कंपनसेशन दिया और एसपी के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज हुई। जेल भेजना ना भेजना कोर्ट का काम है। उसके बावजूद जब भी कोई प्रदर्शन, कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ तो सरकार तुरंत बात करती थी। आज की सरकार में इतनी जिम्मेदारी, इतनी जवाबदेही नहीं है कि 14 दिन से एक निर्दोष बच्चे का शव रखा हुआ है। और कमाल की बात यह कि सरकार बात करने नहीं आती। जब लोगों ने तय किया कि जीवन कुंडू की जो हत्या की गई, उस मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार किया जाए, लोगों ने डिमांड की, लोगों ने मांग की उनकी गिरफ्तारी की, और जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, प्रशासनिक जब कोई ऐसा लोगों को नहीं लगा जिससे कि भाई पुलिस कोई काम कर रही है, तो लोगों ने सोचा कि भाई हाँसी नज़दीक है और हाँसी में मुख्यमंत्री जी झंडा फहराने आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मिल करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके मामले को अवगत कराया जाए। हैरानी की बात है कि ये मामला जब 4-5 दिन पहले कॉल दी गई हो कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। अगर मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही हो तो ये होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि भाई एक निर्दोष बच्चे की हत्या हुई है, मैं हाँसी आ रहा हूँ, आप या तो मुझे हाँसी, वो पहले दिन पहुँच गए, झंडा फहराने के लिए वो पहले दिन पहुँच गए, तो मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही ये बनती थी कि वो तय करते कि भाई पहले दिन मिलते या लोगों को कहते कि भाई मैसेज देते प्रशासन के जरिए, सीआईडी भी उनके पास होती है, बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं, वो मुख्यमंत्री जी कह सकते थे कि आपसे पहले दिन मुलाकात करेंगे या झंडा फहराने के बाद बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात सुनी जाएगी और जो जवाबी कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन ऐसे भले मुख्यमंत्री हैं, अंदर बैठ करके लड्डू खा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण फेंके जा रहे हैं और बाहर लोग लाठियां खा रहे हैं। किस बारे में? कि एक हत्यारे को गिरफ्तार करो। पुलिस को जहां हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस ने जीवन कुंडू के पिता को गिरफ्तार किया, जीवन कुंडू के परिवार को गिरफ्तार कर लिया, जो लोग जीवन कुंडू के लिए न्याय मांग रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो आज की सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। इसके अलावा चानोद की बात उठा लीजिए। मैंने भी 14 साल का मैंने राजनीतिक कैरियर हो गया है और विधायक जी और का थोड़ा सा और भी लंबा है, मेरे से 15-15 साल बड़े भी हैं, तो और लंबा इनकी मेहनत और भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे विधायक जी ने कहा कि भाई कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। चानोद गांव को जब भी नायब सैनी जी से बात की गई तो चानोद गांव में नायब सैनी जी ने कहा कि टी देने का कोई कानून नहीं है। हम 7 विधायक एक दिन इकट्ठे गए, भालू जी भी गए, बलराम जी भी गए और भी हमारे दूसरे विधायक साथी भी गए, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी एमपी जो लोकल नेता हैं वो सारे गए। अभी जब मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि चानोद में नियम ही नहीं है पानी देने का, तो लोग हमें चुन के भेजते हैं। कानून बनाने के लिए तो विधानसभा होती है। आपको मुख्यमंत्री कोई डांगर चरान खतर थोड़े बना रखा है। आप कानून बनाने के लिए हो, आप विधानसभा में कानून बनाओ। आप हैरानी देखिए कि नायब सैनी जी के एक बयान से मामला ऐसा बढ़ गया कि 63 दिन लोगों को बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा। किसके लिए? सिर्फ पीने के पानी के लिए। और मुख्यमंत्री जी मना करते रहते हैं। फिर एक केंद्र से मंत्री आते हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो सुपर सीएम है, वो आते हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि हम टी लगाएंगे। आप लोग भी मानते हो कि एक सीएम, एक सुपर सीएम है? नहीं, सीएम तो है ही नहीं।
हमारे पास कोई सीएम नहीं, ये तो कुर्सी पे पार्ट टाइम आदमी को बिठाया हुआ है जो 24 घंटे में से 18 घंटे पंजाब रहते हैं। नायब सैनी जी पूरा दिन भाषण देते हैं पंजाब में, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे। अभी बालू जी कह रहे थे कि हरियाणा ऐसा होना चाहिए जहाँ नशा ना हो, बेरोजगारी ना हो। तो नशा मुक्त वो पंजाब, हमारे मुख्यमंत्री तो नशा मुक्त और अपराध मुक्त तो पंजाब को करने में लगे हुए हैं। हमारे पास तो मुख्यमंत्री की पार्ट टाइम जॉब करने आते हैं, वो यहाँ से हेलीकॉप्टर लेते हैं, डीजल डलवाते हैं हेलीकॉप्टर में, उसको लेके पंजाब चले जाते हैं। कोई हरियाणा की कोई बात ही नहीं करता। अब प्रदेश अध्यक्ष के बयान तो आप लोगों ने सुने होंगे, एक विशेष वर्ग को भी टारगेट किया गया था, उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, उन्होंने सफाई दी कि मैं भी जाटों की बेटी हूँ। तो इस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि फिर गुप्ता क्यों लगाए, फिर जाट की बेटी है तो फिर जाट लगा। चलो अभय सिंह जी ने क्या कहा वो तो अभय सिंह जी बताएंगे, वो तो अभय सिंह जी के दिमाग की बात है, क्या उनकी बात को क्या है क्या नहीं है। मैं तो अपनी कह सकता हूँ कि जो हमारी जो आदरणीय अर्चना गुप्ता जी हैं, जो वैसे तो ये जो आरएसएस है, ये जो पार्टी है, ये ऐसे लोगों की पार्टी है जिनमें मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षा या कोई संस्कारों की बात की जाती होगी इसमें रह करके। जितने भी देश में नेताओं के ऊपर रेप के, भ्रष्टाचार के, जितने भी गलत केस लगे 90% बीजेपी के नेताओं पे लगे हुए हैं। आप कुलदीप सेंगर को उठा लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे नेताओं की बात है, मैं चलो ज़्यादा नाम नहीं लेता, टाइम लग जाएगा। अर्चना गुप्ता जी कहते हैं कि एक विशेष वर्ग, अर्चना गुप्ता जी को इतिहास का नहीं पता कि उस विशेष वर्ग ने इस हरियाणा में क्या किया। वो विशेष वर्ग जो है वो कमा के खाता है। अर्चना गुप्ता जी को नहीं पता जो सुबह शाम जो सरकारी रोटियां खा रही हैं उसको उगाने का काम कौन करता है, वो विशेष वर्ग ही करते हैं। और ये लोग, और वो फिर बाद में जब उनको लगा कि गलत कह रही तो फिर कहती हैं जाट, मैं जाट की बेटी हूँ। आप बनिए की बेटी हो तो भी कोई बुराई नहीं है, आप जाट की बेटी हो तो भी कोई बुराई नहीं है, सब एक समान है। लेकिन मैं अर्चना गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि एक समाज की बेटी क्या अपने समाज को इस तरीके की भाषा बोल सकती है कोई? लेकिन इनके संस्कार ऐसे हैं। इस पार्टी में मैंने बताया, इस पार्टी में ना संस्कार नाम की कोई चीज़, ना इस पार्टी में कोई संस्कृति नाम की चीज़। ये लोग जब भी मुंह खोलते हैं कुछ न कुछ ऐसा ही बकते हैं। ये कहते हैं कि पहले जो जॉब मिलती थी वो पर्ची पे मिलती थी, तो उनके हमने खुंटियों पे कुर्ते टंगवा दिए अब तो। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, विधायक जी ने भी ये बात कही थी, अभी चर्चा नौकरियों पे भी चर्चा हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, अब अलग मज़ा है मर्द आदमी के साथ रहने का, वफादारी करने का मज़ा अलग है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हम साथ विधानसभा में, हम उनके अनुभव के आधार पे, उनकी सारी चीज़ों के देख के मैं कहता हूँ, और बड़ा गजब का बयान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी के मुंह पे दिया था कि सारा दिन कहते हो हुड्डा सरकार में ये हुआ, पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, ये चलता था, वो चलता था, कांग्रेस जिम्मेदार है, भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार है। तो फिर केस दर्ज करके कार्रवाई करो ना, तुम्हारे अंदर दम है तो। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नायब सैनी के मुंह पे कहा था विधानसभा में कि सारी चीज़ों का कसूरवार मैं हूं ना, तो करो ना केस दर्ज और करो कार्रवाई और डालो मेरे को जेल में। डालते क्यों नहीं? लेकिन इनके एक विधायक हैं पुंडरी से, सतपाल जाम्बा जी, उन्होंने एक बड़ी बात आपके ही चैनल पे बोली थी मेरे ख्याल से कि अगर हम 12 साल से राज में हैं, हर रोज कांग्रेस ने क्या किया, ये किया, कांग्रेस में ये कमी थी, कांग्रेस में वो कमी थी, ये बातें करेंगे तो हम मतलब न्याय संगत बात नहीं कर रहे। 12 किसी भी पार्टी की सरकार के लिए 2 से 2.5 साल का काम बहुत हो जाता है, समझने में, संभलने में, काम करने में। ये कंटिन्यू देश और प्रदेश में 12 साल से बने हुए हैं। ये 12 साल में कांग्रेस के बनाए हुए बिल्डिंगों को, कांग्रेस की बनाए हुए भवनों को, कांग्रेस के बनाए हुए स्टेडियमों को रख रखाव नहीं कर पाए। उनका विकास नाम की तो छोड़ दीजिए। जो कांग्रेस ने भवन बनाए थे, जो बड़ी बड़ी स्टेडियम बनाए थे, अभी विधायक जी कह रहे थे कि भाई इन मैम में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत हो गई, एक बास्केटबॉल का पोल गिरने से मौत हो गई। साक्षी मलिक जी अभी बता रहे थे कि भाई ओलंपिक में मेडल लेके आई उनके नाम से। साईं का सेंटर की बात कर रहे थे। जो कांग्रेस साईं सेंटर की कंप्लीट बिल्डिंग बना गई
उसमें स्ट्रक्चर भी शुरू नहीं कर पाए। तो इन लोगों के बारे में ये लोग केवल जात पात और धर्म की बात करते थे, इनका ड्रामा इस देश और प्रदेश ने समझ लिया। बिल्कुल लास्ट सवाल है, थोड़ा 5 मिनट का हो रहा है। मेन सा यही है कि आप लोग जैसे टी शर्ट डालते हो, कोई भी स्वेटर डालते हो, बड़ी चर्चा होती है पूरे हरियाणा में, मतलब पूरी सलाह करके डालते हो कि आज शोरूम से इकट्ठे जाते हो आप लोग शॉपिंग करने के लिए? देखो, हम पांचों भाई हम उम्र है और बुढ़ड़े का आग्रह भाई आन नान प्यारा आग्रह, तो हम उम्र हैं, हम पांच दिख भी जाते हैं। वैसे और भी साथी हमारे पास साथ हैं, जैसे गोकुल सीतिया भाई, वो भी हमारे हम उम्र है। और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमेशा कहते हैं कि बेटा एक साथ सारे एक साथ रहा करो। और जो रही बात एक से कपड़े डालने की, कई बार किसी चीज़ का जैसे कोई चीज़ अच्छी एक को लगी तो ये है कि साथ खड़े हैं, ठीक है भैया आप 4 दे दो 5 दे दो। जैसे आप अपने लिए कोई चीज़ लेके आते हो, अपने भाई के लिए ले आओ, या ये चीज़ें हैं। और कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक जैसी हज़ारों टी शर्ट भी बनती हैं। मैंने एक पैदल यात्रा की थी, उसमें टी शर्ट थी, चुनाव में भी हमारी एक जैसी। एक थान पड़वा लो आप। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि एकता दिखानी अच्छी चीज़ है और एक मैसेज जाए। अब जब मुख्यमंत्री जी वोट और राजनीति के चक्कर में एक पगड़ी बांधने का प्रोपगेंडा कर सकते हैं, तो हम एक जैसी जैकेट पहन क्यों नहीं पहन सकते। राज्यसभा चुनाव हुआ था ना, तब ये कह रहे थे कि ये पांचों जो टी शर्ट वाले हैं ना, ये सबसे पहले जाएंगे। ये पांचों सबसे आखिरी में 4 बजे करमबीर बोध को सर्टिफिकेट दिला के लेके आए थे। सबसे आखिर में 5 थे और करमबीर बोध जी को 4 बजे सर्टिफिकेट दिया था। और सर्टिफिकेट दिला करके सुबह सर्टिफिकेट दिला करके जब ये पांचों आए थे। विधायक जी तो पूरी खुली छूट दे के आए थे। मैं वीडियो देख रहा था, विधायक जी तो पूरी वो करके आए थे, जिता के आए थे। नहीं, उसमें यही था, हम सारा दिन ऊपर बैठे थे बूथ में, हमारी आपस में चर्चाएं वगैरह हुई। वो कहते कि हम जीताएंगे, हम कहते हम जीताएंगे। तो आपस में वो आपस में बैठ के जो बातें होती हैं, चर्चाएं होती है, वही बात थी। फिर हम जीत के जैसे नीचे आ रहे थे तो वो गौतम जी है अपने मंत्री जी, खेल मंत्री, वो आगे तो एक बार भाई देखो, जब एक आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि वो कह रहे थे हम जीताएंगे, हमने कही हम जीताएंगे, तो बस वो आगे से आगे, तो वो इंस्टेंट अपने आप ही दोस्त था। हाँ, बस वैसे देखो जीतने के बाद तो ये तो आता ही है, देखो भाई हम जीत गए हैं, तो ये बात थी। और तो इसमें ज़्यादा वो नहीं। आप जैसे आप एक जैसे कपड़े पहनने की वो बात कर रहे हो, तो बुराई क्या है उसमें? सारे सफ़ेद कुर्ते पजामे भी तो सारे सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनते हैं। हम कहीं चले गए, एक और जो हमने वो ग्रीन जैकेट जो पहनी थी, वो किसानों के मुद्दे उठाने के लिए हमने, उनके किसानों के हक में जब इन्होंने कोई वैसे फैसले लिए थे गलत, तो किसानों के फैसले को हमने वो करने के लिए, वो इस सारे एक मैसेज देने के लिए, किसान के लिए एक मैसेज देने के लिए हमने वो इकट्ठी पहन ली। तो मैं मानता हूँ ये कोई गलत वो बात नहीं है। एंडी बात विधायक जी भी बताएंगे, उसके बाद समापन है। तो क्या लग रहा है जब इकट्ठे होते हैं आप लोग, तो पूरे हंसी मजाक होते हैं? बड़ी खुशी हो है। और जब हम पाँचों इकट्ठे हो ना, हम इसे बड़ी खुशी नहीं मानते और खुश रहना भी चाहिए। हम सारे भाई पाँचों इकट्ठे बैठ के अपने दुख की सुख की, पीछे बचपन की जो कहानियाँ वो याद आवे, वो बातें याद आवे, उन कम आपस में एक दूसरे ने बतावा, तो मजाक भी हो, खुशी भी हो है। वह बालक थे डंडा बित्ती खेला करते, पिट्ठो खेला करते, बशकुल मजा करते, साइकिल बजा करते, पैदल जा करते, सारे तरह की बात हो। तो उसमें बड़ा अच्छा खुशी हो है और उसमें बड़ा अनुभव भी हो है। इसलिए पहली बार के भाई साहब, दूसरी बार के तो इनसे सीख भी लेते हैं हम कि भाई के करना क्यों करना है। और फिर सारे आपने देखा पाँचों हमें हम आम घर से के परिवार के बच्चे हैं, हम गरीब किसान के परिवार से निकल के आए हैं। और हमारे जीवन में चलो बलराम जी की एक अलग बात है, चाहे विकास की अलग बात है, हम तीन तो ऐसे कि बिल्कुल इतने बड़े बड़े दुख तकलीफ से गए विधानसभा में कि जब हमें टिकट मिली और यहाँ तक जो हमारा राजनीतिक सफ़र है, बड़ी दुख भरी कहानियाँ वो भी याद करा हमें। अगर भाई न्यू हुआ करता, वो कराया करते, फलाना पे पीछे मांगे तो खड़े के गाड्डे मांगे, ये सारे तरह की बात हो तो वो बात है। एक विधायक अपनी बात रखे और एक 5 विधायक एक बात को रखे, तो उसमें मजबूती तो मिलती है। लोग हर एक आदमी के ऊपर प्रेशर भी जाता है कि भाई 5 जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी बात कहीं रख रहे हैं लोगों के हित के। और एक बात का भी तो फर्क है, तो उस चीज का मजबूती के एक आधा तो न्यू भी कह दे तो 5 पांडु हैं, इस तो अच्छी बात की होगी।
हम तो भाई पांच भाई, हाँ, पांचों भाई हम हर लड़ाई लड़ा, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे और भी कितने एक दूसरे के किसी इलाके में भी कोई घटना हो रही हो, चन्नत की बात थी, हम पांचों भाइयाँ लड़ाई लड़ी। हमारे नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ गए, बड़ा अच्छा अनुभव भी रहा। एकता में शक्ति हो है, तो अब एकता में शक्ति है। मैं एक बात और भाई साहब की बात में कहूँगा, मुझे नहीं पता कि भाई किसको तकलीफ होती। वैसे तो किसान और राम परिवार के बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, एक जैसी पहन रहे हैं, तो आम आदमी को, किसान परिवार को और अच्छी सोच के लोगों को तो तकलीफ नहीं होगी। स्कूल में एक जैसी ड्रेस पहन के जाते हैं, जैसे विधायक जी ने कहा सब वाइट कुर्ता पजामा पहन के नेता सारे चलते हैं, तो हमें एक जैसी जैकेट पहन ली तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें एक साथ देख करके, हम पांचों को एक साथ रख करके देखो, लोग बड़े राजनीति में बड़े लोग ये सोचते हैं, नेता खासकर ये सोचते हैं यार ये इकट्ठे क्यों हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमें हमेशा एक बात कहते हैं, ऐसे ही एक रहना है और ऐसे ही लोगों की आवाज़ उठाओ। जब भी ये बीजेपी वाले झूठ बोले, जब भी मुख्यमंत्री जी कोई झूठ बोलना शुरू करें, नेता कोई झूठ बोलना शुरू करें, तो हम एकदम उस चीज़ का पूरा वो करते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, इस बात को सुधारो। कई बार होती है, हम अपने जो हल्कों के मुद्दे हैं, सभी भाई अपने हल्कों के जो भी मेन मुद्दे हैं वो पूरी मजबूती के साथ आपस में बातचीत करके विधानसभा में उठाते हैं। जी गुला से विधायक है, उन्होंने ना अधिकारी को झुंझुना पकड़ा दिया। पूरे हरियाणा में चर्चा देख रही है, वो 5 पीछा होंगे इसके। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस भाई ने कोई गलत नहीं किया, उस भाई ने वहाँ पर देखा कि गलत हो रहा है और उसने एसडीएम को जाके बोला भी कि ये गलत होने लग रहा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। 2-3 बार उनको उसके बोलने के बाद, देवेंद्र जी के बोलने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 घंटे इंतजार, हाँ, इंतजार भी कराया और फिर वो जाके कहते कि भाई आप कुछ काम करते हो नहीं है, झुंझुना बजा लो, इसमें कोई वो गलत तो नहीं है। और फिर उसके ऊपर मुकदमा FIR लॉन्च कर दी जाती है। तो और बात जो ये कपड़े पहनने की, आज से जब हम छोटे थे, हम जॉइंट परिवार था हमारा, तो 8-7 हमारी 8-10 बहनें और हम 5 भाई, कोई भी कपड़े आते थे तो हम पाँचों के एक जैसे आया करते थे आज उस टाइम पे। तो ये कोई गलत बात नहीं है, इस बात में मतलब एक अच्छा सा लगता है, एक अट्रैक्शन भी हो जाती है। उस दिन हम सारे अंदर विधानसभा में गए तो सारे विपक्ष के MLA मंत्री कहने लगे भाई ये आगे, भाई ये आज भाई ये आज क्या करेंगे, भाई ये क्यों करके पहन के आए। तो ये कोई वो बात नहीं है। हम अपने हल्के ने जो जिम्मेवारी दे रखी है लोगों ने, उसको मजबूती के साथ विधानसभा में हम उठाने का काम करते हैं। चलो TRP वो तो एक अलग बात है, हम अपना काम करते हैं। जो लोगों ने हमारे को जिम्मेवारी आशीर्वाद दे रखा है ना, वो हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। और मेरे जैसे बोल रहे हैं कि भाई परिवारों से, मेरे जैसे आदमी के लिए तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। क्यों? फादर साहब पहले 4 बार MLA रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो मेरे को कंपेयर करने लग जाते हैं भाई उन्होंने ये किया तो ये क्या करेगा। तो अब मेरी जिम्मेवारी और ज़्यादा बन जाती है कि मैं उनकी, जो लोगों ने जो सोच समझ के मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूँ। और कोशिश यही रहती है मेरे से किसी को धक्का ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे। हमेशा यही बात, बड़ों का इज्जत मान सम्मान करके चलता हूँ, नौजवान साथी उनको साथ लेके चलता हूँ, ये हमारी बात रहती है। बिल्कुल विधायक जी, तो इसका समापन करते हैं। सभी को बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और विधायक जी 2 बार के विधायक हैं, तो इनका संघर्ष सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा संघर्ष मिलेगा ना। मैंने अब भी है संघर्ष। हाँ, सरकार में आप रहे नहीं विधायक। संघर्ष ही जीवन है, ये हमारा वो है। देखिए, सरकार का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, संघर्ष खत्म नहीं होता। अगर सही मायने में कोई व्यक्ति जिम्मेवारी समझता है तो बढ़ने के बाद ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मैं जैसे विधायक जी 2 बार के विधायक हो गए, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इनके ऊपर और ज़्यादा थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ। किस बात की जिम्मेदारियाँ इस बात की बन जाती हैं कि जवाबदेही तय हो जाती है। एक आम कार्यकर्ता की बजाय जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठ जाते हो तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है। और जब विधायक बन जाते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, समझ के करना पड़ता है।
हर जगह में पहले अगर मान लो एक कार्यकर्ता है तो कहीं ना जाए तो ये भी चल सकता है कि चलो भाई नहीं, लेकिन अब तो संवैधानिक पद पे बैठने के बाद एक विधायक जब जनता ने चुन लिया तो हर पॉइंट पे हमें नज़र रखनी पड़ती है। अब जैसे बलराम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको दांगी साहब से कंपेयर किया जाएगा स्वभाव के नाते में, काम के नाते में, आने जाने के नाते में भी। दांगी साहब हर जगह पहुंचते थे तो बलराम आता है या नहीं आता है, दांगी साहब किसी काम को ऐसे करवाते थे, अधिकारी से ऐसे रिएक्ट करते थे, बलराम जी करते या नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जवाबदेही, जब एक संवैधानिक पद पे आप बैठ जाते हो तो वो जवाबदेही बन ही जाती है। और जैसे कि आपने कहा 2 बार की बात है विधायक जी की, तो जितनी बार आपको जनता चुनेगी, जितनी बार आपको अवसर देगी, जवाबदेही उतनी बड़ी आपकी होगी। और एक और बात है हमारी सारे भाइयों की, हमारे पास जब से हल्के के लोग आए हैं ना काम के, हमारा एक रूल है, हम किसी को भी ये नहीं कहते हमारी सरकार नहीं हमारा भी नहीं होगा। हम ये कहते लड़ाई लड़ाएंगे भाई, सरकारी की क्या हिम्मत कामना करेगा, करावांगे 2 दिन आगे 5 सोच के, लेकिन बहाना नहीं बनावांगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। लोगों ने भरोसा किया है और उस भरोसा पर खरा उतरने की हमारी पूरी कोशिश है। जी धन्यवाद जी, सभी को राम राम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।